पप्पू यादव काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पप्पू यादव जिस तरह से पूरे सड़क के बीच में जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके इस एक्टिव मोड को लोग काफी पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जिस तरह से आए दिन सदन में अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाते रहे, वही विपक्ष उनको देखते हुए हैरान हो गए। आपको बता दें कि पप्पू यादव का कहना है कि जिस तरह से वो मेडिकल माफियाओं और जिस तरह से एजुकेशन माफियाओं को लेकर बड़े बड़े बोल बोले हैं, कहीं ना कहीं उनके जान को खतरा भी है। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि मैं हर एक एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफियाओं को चलने नहीं दूंगा, मैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बोलते रहूंगा। और रहा बात मेरी जान का, तो मुझे अपनी जान की कुर्बानी देने से डर नहीं लगता है। और रहा बात मेरी सुरक्षा का, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है कि वो मुझे सुरक्षा देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो मैं जिस तरह आए दिन मेडिकल माफियाओं के बारे में बोल रहा हूं, आरक्षण को लेकर बोल रहा हूं, केंद्र सरकार को लेकर बोल रहा हूं, तो मैं बोलते रहूंगा, निरंतर बोलते रहूंगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि और क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव। आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं, भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा तो। भैया मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए, मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रीमिलेयर की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। तुम्हारा आ रहा है, नीचे रखो तो। लेकिन जो बिहार के ऊपर रखे रहते हो हमेशा। लेकिन जो बिहार की बात है, उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते, तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूँगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे, तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमिलेयर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है। बचाएगा, जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा। आप हमको समझिए भैया, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूँ कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो कुछ तो बात है ना। सुरक्षा उरक्षा की चिंता मुझे नहीं है, सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे, और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता हूँ। जिसको मारना हो, माफिया के खिलाफ लड़ाई है, मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई है, जमीन माफिया के खिलाफ लड़ाई है। कल भी सदन में मेडिकल माफिया के खिलाफ मैं आग उगला हूँ, एजुकेशन माफिया, ये जितने एजुकेशन माफिया उसके खिलाफ नहीं। तो एजुकेशन माफिया पर निरंकुश लगना चाहिए, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए
और सरकार एक नियमावली बनाए किसी भी कीमत पर। सबसे ज्यादा शोषण बिहार के बच्चों का एजुकेशन माफिया कर रहा है, इसलिए है सीधा लड़ाई है, एजुकेशन माफिया से भी है, मेडिकल माफिया से भी है, तो इसीलिए जान की चिंता मुझे नहीं। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हो रही है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको पहले ही बर्बाद कर दिया, अब ST/SC को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाने की जरूरत है। भैया किसी को ईडी नहीं सताता है, शहादत शहीदों का परिवार है, जिसको मरने से नहीं डर है। राहुल गांधी को कोई डरा सकता है, लेकिन जो हालात है ईडी के, चूज एंड बाइफर्केशन, और जिस तरीके से आप कर रहे हो, बिहार में बहुत सारे पदाधिकारी पर ईडी का केस है, जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं 2-3। सबका नाम आ रहा है सर, जितना IAS है पटना में बैठे हुए सेक्रेटरी सब ईडी के शिकंजे में है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बातों को समक्ष कर रहे हैं, और जिस तरह से जिस बुलंदी के साथ वो बोल रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, जिस तरह से वो एजुकेशन माफिया और कहा जाए तो मेडिकल माफियाओं के ऊपर ताबड़तोड़ बोले जा रहे हैं, उनको अपने जान की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जिस तरह से जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। पूर्णिया का विकास करने के लिए पप्पू यादव दिन रात एक किए, वही केंद्र सरकार के शासन को भी लेकर के जिस तरह से वो बड़े बड़े सवाल करते, आइए हम वो भी आपके बीच साझा करते हैं। पप्पू यादव ने सरकार पर भी बड़ा हमला किया है और कहा आया है कि हमें जो जानकारी मिल रही है कि बिहार के DGP यानी कि राजविंद्र सिंह भट्टी को क्यों हटाया जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है और उन्हें काम करने को फ्रीडम नहीं मिल रही है, और इसका मतलब साफ जाहिर होती है कि सरकार शासन में कुछ नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SSC और ST पर दिए गए फैसले पर कहा कि पहले ही OBC को बर्बाद किया जा चुका है, और इस पर सदन में तत्काल बहुत से इस पर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव ने SSC और ST को वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा यह कहने पर हमारे यहाँ ईडी की छापेमारी हो सकती है। कहा कि उनको डर नहीं लगता है, शहीदों का परिवार है, मरने से नहीं डरते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में एजेंसी काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसका सवाल उठता ही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने एजुकेशन माफिया पर जो बयान दिया है और कहा है कि सबसे पहले एजुकेशन माफिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, एक अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए और एजुकेशन माफियाओं पर रोक लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जिस तरह से एक्टिव होकर एजुकेशन माफियाओं के ऊपर बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जैसा कि अभी आपने पप्पू यादव के बोले गए बोल को समझा कि किस तरह से वो सरकार पर, केंद्र सरकार के शासन पर उंगली उठा रहे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार चुप्पी साधती रहती है, अगर चुप्पी नहीं साधती होती तो आज राजविंद्र सिंह भट्टी को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। जिस तरह से एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफियाओं को बड़ी छूट मिल रही है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, मोटी रकम एक दान पे लिए जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को और नीचे ले जाता है। तो सरकार इस पर कब एक्टिव होगी, सरकार इस पे कब क्या करेगी, ये मैं जानना चाहता हूं। और रहा बात मेरी, तो मुझे तो अपनी जान की परवाह है नहीं। मैं उस दौरे से आता हूं जहां जान की बलि देना हमारे लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम देश की रक्षा और देश के विकास के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं तो मुझे इसमें कोई निशंक नहीं है। लेकिन ये सरकार पर जाता है कि सरकार मेरी रक्षा करनी चाहती है या नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं माफियाओं से, कहा जाए तो एजुकेशन और मेडिकल माफियाओं से मैं लड़ता रहूंगा और निरंतर बोलते रहूंगा जब तक केंद्र सरकार उस पर रोक ना लगा दे। तो जैसा कि आपने अभी सुना, जिस तरह से पप्पू यादव इतने एक्टिव दिख रहे हैं, तो पल पल अपडेट के लिए आप इसी तरह बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।